Now coming to this article 2611, India cannot afford to have a weak cyber security. और 1993 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। क्यों बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो पता है, अयोध्या वाला हुआ था, बाबरी मस्जिद। उसके बाद ये दाऊद इब्राहिम ने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था 1993 में। तो उसके बाद फिर 2611 हुआ। तो इसमें बात होता है राम प्रधान कमेटी का, जिसके जिन्होंने बताया स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कि सी बॉर्न टेरर अटैक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन उतना सुना नहीं गया, उतना स्पेसिफिक नहीं था वो इंटेलिजेंस, तो उसको अडेयरेंस नहीं था। तो ये हम लोग बात कर सकते हैं। तो अभी जाकर के एनएसजी का गठन हुआ है, उसके बाद फोर्स वन भी रेडी है। मतलब व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम 2611 इज हाईली स्किल्ड ट्रेन कमांडो अभी है, एनएसजी भी हुआ है, एनआईए है, फोर्स वन वो भी रेडी ऑफ ऑन द एक्शन है अभी। और ये तो हम लोग बात करते हैं ग्राउंड का, बात करते हैं, लेकिन साइबर स्पेस भी इंपॉर्टेंट है। रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास वॉर में देखा जाता है कि कैसे साइबर स्पेस को यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए। ऐसा हमास ने 7,000 मिसाइल फायर किया था इसराइल के टूवर्ड्स में, और इट पुट टू सेव द $multi-billion आयरन डोम प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय इसराइल। तो साइबर वॉरफेयर इज रियलिटी है, और हमें एक तरह से के हिसाब से भी देखना चाहिए। तो इंडिया बात करते हैं, तो इंडिया में जो है 13.1 लाख साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो चुका है 2022 में। और राइट फ्रॉम सेफेस्ट मोबाइल फोन iOS, वहाँ पे भी हैकिंग का केसेस है। तो हर जगह को मिलकर काम करना चाहिए, किसी को क्या करना चाहिए, तो बेसिक लेवल में सिटीजन को ट्रेन करना चाहिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी एडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए, बचपन से ही चिल्ड्रन को बताना चाहिए साइबर थ्रेट के बारे में, और स्कूल। और बस इतने भी। और तो स्पेसिफिक ये ले लेते हैं उसे, एन एजेंडा फॉर द सीजीआई। हाँ, ये लो आप। ठीक है। तो ये हमारे जो ऑथर हैं, ये दुष्यंत दवे, इज द सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ही इज सेइंग दैट एवरीथिंग इज नॉट गुड इन द जुडिशियल सिस्टम टुडे। तो ये बात करते हैं कि स्टैटिक, जैसे कि नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड की बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट मेंटेन करता है, उसके हिसाब से 4 करोड़ के करीब सिविल और क्रिमिनल केसेस आर पेंडिंग है वेरियस कोर्ट्स में। तो पेंडेंसी ऑफ केसेस एक इन्होंने दर्शाया। दूसरा ये बोल रहे हैं कि लैक ऑफ सिटीजन आर वेटिंग टू गेट जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट्स, और लिटिगेशन में दिक्कत आ रही है, तो लिटिगेशन। दूसरा प्रिजन स्टैटिस्टिक्स की इन्होंने बात की, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बनाता है हर साल। तो एनसीआरबी, जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, एक स्टैट्यूटरी एजेंसी है, ये प्रिजन स्टैटिस्टिक्स बनाता है। तो ये बताता है कि जो अंडर ट्रायल्स या ट्रायल्स है उनकी कितनी सीवियर कंडीशंस है। तो जेल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके बाद सेंसिटिविटी नहीं है फॉर द अंडर ट्रायल्स। तो सीरियस और अनसीरियस जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका मिक्सिंग हो जाता है, और सोसाइटी के अंदर रिहैबिलिटेशन करने में उनका दिक्कत होता है। तीसरा ये बोल रहे हैं कि एंटीसिपेटरी जो बेल है उसमें बहुत करप्शन देखने को मिलता है। ये पूरा हाईलाइट कर रहे हैं कि किस तरीके से जो थर्ड आई एक बन जाता है, कि जो वकील होते हैं वो जज के सामने जाके एक्यूजेशन के लिए एंटीसिपेटरी बेल मांगते हैं और उनको मिल भी जाती है। तो बेसिकली ये करप्शन दर्शा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो क्रिमिनल कोर्ट्स होती है वहां पर करप्शन देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। उसके बाद ये कोलेजियम की बात कर रहे हैं कि जो सीजीआई और जो जज अपॉइंट होते हैं कोलेजियम सिस्टम से, वो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है, और वो एसेंशियल, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो कोलेजियम सिस्टम हटाने की जो सरकार बात करती है वो नहीं होना चाहिए, वो अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि कोलेजियम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोलेजियम को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी जो और भी फंक्शन कर रही है, वो भी करप्शन को ढंग से डील नहीं कर पा रही है। तो करप्शन इज नॉट द फोर्ट ऑफ अपोजिशन अलोन। तो ये बोल रहे हैं कि खाली करप्शन जो है वो एक एजेंसी का पार्ट नहीं है, वो हर एजेंसी में देखने को मिल रहा है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो। और फ्रीडम्स और जो लिबर्टीज है सिटीजन्स की, वो भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आज के टाइम पे हर्ट हो रही है। और सेपरेशन ऑफ पावर और जो लिमिटेशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है उनका ब्रीच हो रहा है और वो ब्लर हो रही है। तो बेसिकली 5 चीजें ये हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो सीजे है उनको और ज्यादा अच्छा विजन होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, इंटेलेक्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो सारी चीजों को अच्छे से डील कर सकें।
इसको नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। ये डेटा दिया ना, प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स इंडिया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ऑफर पेंडिंग केसेस। तो दो चीज मैं हाईलाइट करूंगा यहाँ पर, कोलिजियम सिस्टम में चेंज आना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा कि बेल एक्ट स्पेसिफिक एक्ट, बेल एक्ट, ये प्रोविजन होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया जाना चाहिए ताकि अंडर ट्रायल को जल्दी से जल्दी मौका मिले। ये नहीं थे सिस्टम में क्या चेंज आना चाहिए? इसमें, पेजेंट सिस्टम में क्या चेंज आना चाहिए? बेल एक्ट में। नहीं नहीं, कोलेजियम पूछ रही है करुणा। कोलिजियम, तो ओ कोलिजियम। हाँ बोलो, फिर मैं बोलता हूँ। अभी क्या होता है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस है, ये थ्रू द कोलिजियम, फॉर एग्जांपल 1 CJI एंड 4 सीनियर मोस्ट जज का कोलिजियम होता है, कमेटी होता है, वो बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अगला कौन होगा, अपॉइंटमेंट कैसे होगा। वो रिकमेंडेशन देते हैं गवर्नमेंट को करना पड़ता है। कभी गवर्नमेंट वापस रिकमेंडेशन देती है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट फिर से भेजते हैं गवर्नमेंट को। तो ये भी हमेशा बीच में इशू रहता है। तो कोलिजियम मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि अपॉइंटमेंट में ऐसे एग्जीक्यूटिव का रोल, या जैसे इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि CJI का रोल होना चाहिए उसमें, तो वैसे ही आप जज का अपॉइंटमेंट में सिर्फ जज ही क्यों करें। तो उसमें लेजिस्लेटिव भी आए और एग्जीक्यूटिव का भी एक कोई ना कोई पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसका बात हो रहा है। तो पहले किया गया था 9JAC, नेशनल जुडिशियल, NJAC, एक ए से क्या है प्रवेश, अपॉइंटमेंट कमीशन अपॉइंटमेंट 2014। कमीशन आया था 2014 में। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 16। इट इज वॉलेटिव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर की सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, और इसमें एक तरह से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का इंटरफेरेंस है इन द अपॉइंटमेंट। तो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि कोलेजियम सिस्टम ना क्लोज ग्रुप सिस्टम है, तो इसमें कभी कभी इश्यू ऑफ नेपोटिज्म होता है और फिर करप्शन भी होता है जो हैंडल नहीं किया जाता है, तो अलग से थर्ड पार्टी का भी होना जरूरी है, वो बात है। यहाँ पे उसी चेक्स एंड बैलेंसेस की तो बात कर दी हमने, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वो ब्रीच नहीं होगी कहाँ? और उसमें लेजिस्लेचर का इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा जैसा हम जब एग्जीक्यूटिव इलेक्शन में देखते हैं कमीशन, आजकल। वही बात कर रहे हैं, जब इलेक्शन कमीशन में चीफ जस्टिस बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन में हम लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक वो पार्शल नहीं है, ऐसा बोला था ना। तो वैसे ही हर जगह भी चीफ जस्टिस का रोल रहता है, तो क्यों ना जज में भी एक तरह से इनका भी कुछ ना कुछ रोल रहे, शेयर है, उसका बात हो रहा है यहाँ पर। शेर तभी रहे जाकर के लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर है। निर्णायक भूमिका में ना रहे, इतना फर्क कर सकते हैं। वो तो जजमेंट में तो पता कभी है। होता नहीं ना इंटरफेरेंस, ये तो अपॉइंटमेंट का बात हो रहा है कि अपॉइंटमेंट में ही बोल रहा हूँ मैं कि जो लेजिस्लेचर है उनको रोल दिया जा सकता है, लेकिन निर्णायक भूमिका नहीं दी जा सकती कि दो में से तीन यही बना नहीं, दिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सचिन दो में से। सचिन सचिन सचिन, जो हाँ हाँ। लेजिस्लेचर है ना उसका कोई रोल ही नहीं है। पूरे सिस्टम के अंदर कोई रोल ही नहीं है। बात हो रही है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की, हम्म, भारत सरकार और भारतीय जजों की। लेजिस्लेचर को तो मौका देंगे नहीं ना। लेजिस्लेचर तो 500 बैठे हुए हैं, वो कहेंगे मेरे को छोड़ दिया। यहाँ बात हो रही है जो सरकार के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो मेन कैबिनेट मिनिस्टर्स है, 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, जो सरकार को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उनके अंदर से लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये कोलेजियम के साथ में बैठने चाहिए एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। लेजिस्लेचर की बात नहीं हो रही। मेजोरिटी क्योंकि रहेगा क्या उनके होता है, पास ही, अगर जज के पास आरबीआई ही की अगर मेजोरिटी आप रहेगी। बात करते हो, हाँ, आरबीआई की आप वही बात होता है वहां करते पर हो, भी। आरबीआई के डायरेक्टर हैं अपने, लेकिन भारत सरकार के भी हाँ, 3 जन डायरेक्टर होते हैं हैं जो अपॉइंटमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है। तो इसी तरीके से हर जगह होना चाहिए ना। ऐसे तो मोनोपोली है जजों की कोलेजियम के अंदर। अगर लॉ मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा या लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, तो उसे आपने अपोजिशन की भी सुन ली, भारत हाँ सरकार की भी सुन ली हाँ, और जजों की भी सुन ली, क्या दिक्कत है उससे? और जज का उसमें रहेगा, अब मेजोरिटी रहेगा, वो डिसाइड कर हाँ, सकता और है। उसके बाद जो फाइनल अप्रूवल है वो तो बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये थोड़े से अगर डाटा पे गौर करें, मोस्ट ऑफ द केसेस हम देखते हैं तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही नहीं आते जुडिशरी में। वो आप देखिएगा, वो आप डाटा प्रेजेंट करिएगा तब उस पर बात करेंगे। सच, ठीक है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, वर्डली वॉइस, कंपैशनेट लिसनिंग टू इज टू हेल्प द अदर साइड सफर लेस। करुणा, फिर आंचल बोलो, फिर प्रवेश को एंड कर दे। हम बात कर रहे हैं कि कंपैशनेट लिसनिंग इज टू हेल्प द अदर साइड सफर लेस। कंपैशनेट लिसनिंग मतलब ओपन हार्ट के साथ, किसी भी जजमेंट के बिना जब हम किसी को सुनते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो सफर कम करता है। इसका एग्जांपल हम नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ बेसिस में भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंड है हमारा जो टफ टाइम से गुजर रहा है,
उसको हम कंपैशनेटली सुन रहे हैं, तो वो थोड़ा सफर कम करता है, उसको ईज फील होता है इन जनरल। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से जुडिशरी का जजमेंट देख सकते हैं। पुलिस सेंसिटाइजेशन का बात कर सकते हैं इसमें। बीट पुलिसिंग का बात कर सकते हैं कि उसका भी सुनना का अधिकार है। कम्युनिटी पुलिसिंग का बात कर सकते हैं। फिर बात कर सकते हैं डीएम का क्या होना चाहिए। फिर बात कर सकते हैं इसमें कि कंपैशनेट लिसनिंग है ना, तो पब्लिक पॉलिसी में भी एक तरह से जो आता है कि पब्लिक परसेप्शन ऑन द, जैसे सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर के अंदर में है, उसमें भी पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक है, तो भी तो लिसन कर रहे हैं कि क्या उनका क्या रोल है, उनका क्या व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग द पब्लिक पॉलिसी। तो ये आंचल केयर ऐड कर। की भी बात कर सकते हैं इसमें कि एल्डर्स की सुनी जाए, इसमें मैं उनको बोल देता हूँ 3 क्या पॉइंट। चीजें चाहिए, जिस तरह से स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि उनकी हेल्थ को लेकर, फाइनेंस को लेकर, या फिर स्टार्टअप स्टार्ट किए जाए ताकि उनकी डिपेंडेंसी कम हो। तो उसका भी एग्जांपल देखा जा सकता है हाँ, कंपैशनेट लिसनिंग। स्टार्टअप और टैक्सेस, ट्रू, एमएससीबी हो। प्रवेश। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये दर्शा रही है कि आपको एम्पैथी होनी चाहिए आपके मन के अंदर। किसी दूसरे की जब आप बात सुनते हैं, आप अपने हिसाब से उसकी बात ना सुने, आप उसके जूतों के अंदर अपने पैर डाल के और खुद खड़े होकर वहां देखें कि ये कितना परेशान है और ये किस तरीके से हमारे को बात बता रहा है। तो उसके ही हिसाब से आप सोल्यूशन दें, अपने बनाए हुए सोल्यूशन ना दे, जो उसको चाहिए वो आप दें। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो ऑपोजिशन जो है इंडियन पार्लियामेंट या ग्लोबल पार्लियामेंट के अंदर, उसको मौका देना चाहिए कि वो जब डाउन ट्रोडन्स की बात करें, जब डेमोक्रेसी के एनरिचमेंट की बात करें, तो उन्हें कंपैशनेटली सुने सरकार। हाँ, दूसरा, ट्रू। जब जब ईआईए अप्रूवल होता है, तो हम्म। ईआईए अप्रूवल के अंदर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और हम्म। एनवायरमेंट ऑफिशियल्स की, कि जो पब्लिक ग्रीवियंसेस रजिस्टर हो रहे हैं उनको कंपैशनेटली देखा जाए, उनके ऊपर विचार विमर्श करके ईआईए को अप्रूव किया जाए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तभी तीसरा, सफर कम होगा, इकोलॉजिकल सफर और हाँ, बाकी सब। तीसरा जो ग्लोबल आज के टाइम पे डिमांड है यूनाइटेड नेशन में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल साउथ क्लाइमेट को सुना जाए। सेंसिटिविटी। हाँ, तो उसमें जो ग्लोबल साउथ की जो डिमांड है उनको कंपैशनेटली जो नॉर्थ वर्ल्ड है वो सुने कि किस तरीके से ये हमारी डेवलपमेंट के कारण ही अंडर डेवलप्ड हुए हैं, तो तब हमें सफर कम होगा। तो ये ट्रू। 3 मैं एग्जांपल दूंगा। ट्रू। तो इसको बताए थे स्पेसिफिक कैसे हुआ था 17 डेज में। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब दिस वन। दे कैन सेलिब्रेट दिवाली। हाउ पीएमओ मूव्ड व्हील्स, केप ऑपरेशन ऑन ट्रैक। तो ये दिखाते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो पीछे करके काम करते हैं, लेकिन उनका क्या रोल होता है सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो पीके मिश्रा जो पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, और वो रिटायर्ड आईएएस अफसर है, और उनका एज भी 70 ईयर्स है, अराउंड 70 to 74 ईयर्स है। 65 60 भी नहीं है, 70 74 है। वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो उनका कैसा रोल रहा था इन कोऑर्डिनेशन, तो हम लोग का काम कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड रहेगा। सही लोगों को सही वक्त पे, सही टाइम पे, और सही लोगों को जोड़ने का काम है एक तरह से। तो इतने सारे लोगों, सही टाइम पे और सही जगह पर जोड़ना है। प्रवेश। ये नॉर्थ और कोरिया। हाँ। इससे पहले आप एक बार पेपर के ऊपर जाके एडीबी का एक बार कर दो कवर। कहाँ है एटीपी? अ, ऊपर ही लाइन में लिखा हुआ है। एटीपी मतलब? एशियन डेवलपमेंट बैंक का दिया हुआ है कि हाँ, तो यहाँ पाकिस्तान पर गेट होगा। $180 बिलियन। हाँ, ये। हाँ, तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है बेसिकली ये फिलीपींस मनीला में है, और जो ये क्रेडिट लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ द आईएमएफ। तो जैसे आईएमएफ रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट के लिए पैसा देता है, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे देता है, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है
बेसिकली एशियन कंट्रीज को पैसा देता है कि किस तरीके से वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाए, पॉवर्टी हंगर रिड्यूस कर पाए। तो मनीला के अंदर है, 1966 के अंदर ये बेसिकली बनाया गया था। और आई थिंक चाइना, और ये प्राइवेट बैंक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है। और आई थिंक जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जो सबसे ज्यादा पावर है वो चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया। और दूसरा बात है कि यूपीएससी में पूछा था ये एशियन डेवलपमेंट बैंक और कितने लोग हम्म। हैं, सिर्फ एशिया के लोग हैं इसमें। तो सिर्फ अगर कॉमन सेंस यूज करें तो ऐसा नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में बाकी कंट्रीज भी है इसमें। और दूसरा बात है, इसके कंपैरिजन में और भी दो दो बैंक है जिसका नाम है, पहली बात एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स का बैंक है, जो शंघाई में का है, उनका हेडक्वार्टर है। और दूसरा है कि AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक। ये इनका जो हेडक्वार्टर है ये बीजिंग में है। जी जी। और ये चाइना सेंट्रिक ज़्यादा है, AIIB चाइना सेंट्रिक ज़्यादा है। और एनडीबी में सबका जो स्टेक होल्डर है वो सेम है, परसेंटेज सेम है एनडीबी में। ब्रिक्स का जो भी ब्रिक्स नेशन है, मेंबर्स है पांचों, उनका सेम परसेंटेज है। और जो एनडीबी जो में जो मेंबरशिप है, हम्म, एनडीबी की मेंबरशिप के बिहाफ, एनडीबी जो मेंबरशिप है वो बेसिकली मेंबरशिप के बिहाफ पे है, जो हाँ कोटा है। मेंबरशिप। और एआईआईबी के अंदर आपका कितना इकोनॉमी का पावर है उसके बिहाफ पे, और आप कितना शेयर करते हो बैंक के अंदर, उसके बिहाफ पे आपका कोटा डिटरमाइन होता है। तो एआईआईबी के अंदर चाइना, इंडिया, और एडीबी के अंदर यूएस, चाइना, इंडिया। और दूसरा मैं बताऊंगा कि प्रवेश आपने वो थोड़ा सा गलत बोला उसमें परसेंटेज में। एशियन डेवलपमेंट बैंक सबसे ज़्यादा जो रहेगा ना वो चाइना सेंट्रिक नहीं रहेगा ना, वो थोड़ा वेस्टिंग भी रहेगा उसमें। तो इसलिए हाँ वही जापान बोल रहा हूँ ना, एशिया जापान मैंने और यूएस इसलिए यूएस बोला। का सबसे ज़्यादा है, फिर चाइना और इंडिया लार्जेस्ट हम्म। शेयर होल्डर। ठीक है। तो एनडीबी में न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का है, सबका सेम शेयर होल्डर पांचों मेंबर का। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में फिलीपींस में सबसे ज़्यादा जापान, यूएस, चाइना का है। और AIIB जो वो चाइना सेंट्रिक है बीजिंग में। बस याद रखना। टाइटर साइबर नॉर्म्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री बात कर रही है। ऑटोमोबाइल, हु इज मिली, मिली जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट इलेक्ट है। तो बोला जाता है कि लैटिन अमेरिका के ट्रम्प है एक तरह से, लेकिन नॉट लैटिन अमेरिका ट्रम्प, क्योंकि उनका टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी है। क्योंकि वो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म पर बात होता है, ट्रम्प करते हैं, लेकिन ये बात करते हैं कि अर्जेंटीना का जो करेंसी और सेंट्रल बैंक है ना, इसी को डिसबैंड कर दिया जाए और यूएस का डॉलर को एकदम करेंसी बनाया जाए और ओपन ट्रेड किया जाए यूएस के साथ पूरा। तो दे वांट ही वांटेड टू डिसबैंड द पेसो, जो मेन करेंसी होगा, और सेंट्रल बैंक को भी, और यूएस का डॉलर को अडॉप्ट कर ले करंट कंट्री का करेंसी। तो एक इशू है, क्योंकि खुद का जो पेशो है वो में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, 150% है। इंडिया का तो 5% है सर। तो ये दिखाता है कि क्यों करना चाहिए। बिहाइंड अनसीजनल रेन एंड लाइटनिंग स्ट्राइक, तो क्या किया जाता है, तो हमने बात किया था कि कैसे होता है इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे होता है। और गुजरात डिजास्टर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट वो सेटअप किया था 2001 भुज का जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद से। और वो एक वार्निंग देते, स्पेसिफिक वार्निंग देते, लाइटनिंग इन एडवांस। और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हेवी रेनफॉल अर्थक्वेक के बारे में वार्निंग देते हैं और अवेयरनेस जनरेट करते हैं with regard to- तो क्या इसमें प्रिवेंटिव मेजर लिए जा सकते हैं उसके, या सिर्फ मुश्किल मिटिगेशन है लिए जा नहीं, सकते मतलब मुश्किल प्रिवेंटिव तो हैं? नहीं हाँ, ले तो सकते। नो प्रिवेंटिव मेजर कैन बी टेकन, ओनली द एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन इज पॉसिबल। हम्म। बस को बोल सकते हैं कि आप छुपिए सही जगह पे, पेड़ के नीचे हाँ। मत खड़े रहिए। कितना अच्छा ये दिया हुआ है। ये पांचों जो चीज दिया हुआ है ना, COP20 में अप्रोच क्या होना चाहिए। कॉप कॉप मतलब होता है सब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सब एक जगह आते हैं बात करते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो भी पार्टीज, कितने पार्टी, 197, और प्लस बाकी जो इंटरनेशनल एजेंसीज होते हैं वो भी आते हैं इसमें।
तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में, पहले क्योटो प्रोटोकॉल था और अभी पेरिस एग्रीमेंट हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल का एक्सपायरी डेट 2020 है और 2020 के बाद से पेरिस एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ। तो उनका लिमिट था कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड एक लिमिट है, उसको ब्रीच नहीं कर सकते हैं। और जो ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर है उसके लिए हम लोग कुछ भी करना पड़े, तो सबका अपना अपना एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है, सबका अपना अपना था कि मैं इतनी करूँगा, अ, मैं इतना करता हूँ एमिशन, मैं इतना कम कर सकता हूँ, ऐसे करके। तो नेट जीरो कॉन्सेप्ट आया गया। नेट जीरो मतलब जितना एमिशन हो रहा है, जितना सिंक हो रहा है, उसको मिलाकर नेट जीरो होना चाहिए। जैसे कार्बन सिंक कैसे क्रिएट किया जाएगा, तो फॉरेस्ट के थ्रू, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के थ्रू। और जैसे आप मोर एंड मोर फेम या फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाओगे या ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल की तरफ जाओगे, तभी हो सकता है। लॉस एंड डैमेज बात कर लिए, COP27 में आया। to provide a financial help to the country struck by climate disasters। तो $1 ट्रिलियन पर ईयर चाहिए कम से कम टू सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। आई थिंक वी हैव फिनिश्ड। नाउ कमिंग टू द Okay, so now फाइनेंशियल we are एक्सप्रेस doing न्यूज़पेपर। financial aspects. बोलो प्रवेश। Okay, so Supreme Court relief aids to 1 trillion to Adani AmCap। तो अडानी ग्रुप को देखा गया कि किस तरीके से जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, लेकिन वो ट्रुथ साबित नहीं कर पाई। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अब रिलीफ दिया है 1 ट्रिलियन का टू अडानी कंपनी। जो बोला गया है कि जो वो यस। रिपोर्ट है वो नहीं कर पाई। तो हाईवे कैपेक्स में राइज 25%। तो ये दिखा कैपेक्स रहा है कि मतलब किस कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दिखाता है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इम्फेसाइज कर रही है कनेक्टिविटी के ऊपर, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, फार्मर्स की इनकम अच्छी हो, जो अर्बनाइजेशन है वो प्लान्ड हो, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हो। उसके बाद जो टैक्सेशन है वो ज्यादा बढ़े, लोगों के अंदर जो इसमें बेसिकली कॉम्पिटिशन में दिक्कत हाईवे आती में है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया ओवर द ईयर्स, हाँ, 32,000 तो करोड़। हाँ, तो भारतमाला परियोजना थ्री लाख बेसिकली ट्वेंटी टू जो मल्टी मॉडल थाउजेंड करोड़ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम करती है हमारा फूड सिक्योरिटी, जो फूड इंडस्ट्री है उसके लिए। नो कट इन ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ व्हीट एंड चना। तो इंपोर्ट ड्यूटी में कोई कट नहीं होगा जब आप व्हीट मंगा रहे हैं, चना मंगा रहे हैं। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया इज अ फूड सरप्लस कंट्री इन दीज टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, जब हम व्हीट की बात करते हैं और चने की बात करते हैं। और एफसीआई जो है इनको इनफ स्टॉक्स मेंटेन किए हुए हैं इनका। ओपन मार्केट जो सेल्स स्कीम होती है, जिसमें जो एफसीआई है वो फार्मर से खरीदती है और उसको अपने स्टॉक्स में रखती है, और जब फूड नहीं होता है मार्केट के अंदर तो उसको रिलीज करती है और एफपीएस शॉप्स के अंदर भी देती है। यस। फर्स्ट राउंड ऑफ बिडिंग फॉर द क्रिटिकल मिनरल स्टार्ट्स टुडे। क्रिटिकल मिनरल बात की थी कि वो एक स्ट्रैटेजिक मिनरल होता है जिसमें जो कॉपर इम्पोर्टेंट। हाँ। कॉपर मिनरल, कॉपर, स्टील, निकल, ये सब क्रिटिकल मिनरल्स के पार्ट होते हैं। तो लिथियम, हमें यहाँ ग्राफाइट, डिफरेंशिएट ये करना कोबाल्ट, होगा कि रेयर अर्थ। कोबाल्ट, लिथियम, ग्रेफाइट। तो रेयर अलग होते हैं और क्रिटिकल अलग होते हैं। क्रिटिकल वो होते हैं जो आपके डेली जो इकोनॉमी उसको क्रिटिकल चलाने में इंफ्रास्ट्रक्चर। काम। हाँ। हम्म। डिफेंस, एग्रीकल्चर, और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी। बिल के खिलाफ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ओनरशिप क्लोज लेकर आएंगी। तो हमारे यहाँ जो ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल आया है, इसका बेसिकली क्रक्स यही है कि जो टेलीविजन, केबल और जो ओटीटी सर्विसेज है उनको बेसिकली उनके ऊपर एक ही गवर्निंग अथॉरिटी होगी। और जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपना एक सेल्फ गवर्निंग मैकेनिज्म क्रिएट करेंगे, जिसमें एक इनको ऑफिसर भी, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए भी, और कंटेंट चेकिंग यूनिट भी इनको सुपरवाइज करेगी। तो बेसिकली स्टेट्स कह रहे हैं कि हम ओनरशिप क्लोज लाएंगे इसके खिलाफ। तो नाउ वी हैव टू सी दैट हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट दिस बिल। जैसे एग्जांपल है डीजी फ्रॉड एंड सेफ्टी समिट, अवेयरनेस स्कीम है, क्या आप सब कर सकते हो, आप पढ़ा सकते हो। डिलॉइट क्या है ओशेक, अगर आप बताओ। डेलोइट फाइनेंशियल कंपनी है, डेलोइट कंपनी है हाँ, वो। बेसिकली डिलॉइट इज अ फिनटेक कंपनी। फिनटेक कंपनी। तो इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी।
साइबर ट्रक, एलन मस्क। सो इसके जो स्टार्टिंग प्राइस है वो होगी अराउंड 40,000 यूएस बहुत ज्यादा। डॉलर तो इट विल बी ए वेरी कॉस्टली, नॉट विल बी एन अफोर्डेबल थिंग। क्लाइमेट के हम ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं, तो वी हैव टॉक्ड व्हाट आर द आईपीएफ, मेन एक कंसर्न। बार आईपीएफ ले लो एक बार, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक ठीक है, कोऑपरेशन। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, सो बेसिकली दिस इज एन कोऑपरेशन, अल्टरनेटिव ऑफ आरसीईपी। तो इसके अंदर 14 मेंबर्स हैं और इंडिया भी उसमें। 3 या 4 पिलर्स हैं। क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी और ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर एग्रीमेंट है। दूसरा जो लीगल स्क्रबिंग है वो ओवर हो जाते हैं, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि अभी जैसे लीगल इसके जो प्रोविजन है वो तैयार हो जाते हैं, तो आईपीईएफ के अंदर इंडिया जो है फुल तरीके से अपना डिजिटल इकोनॉमी, लेबर, ट्रेड फैसिलिटेशन और एग्रीकल्चर, इन सब चीजों को इंक्लूड करेगा और उसके बाद इसको आगे बढ़ाएगा। इंडिया ने अभी तक कोई ट्रेड पिलर ऐसा ज्वाइन नहीं किया है। जहां तक अगर हम बात करें, इंडोनेशिया जो है वो भी इसमें इंडिया का कंसर्न है कि डिफिकल्टी है। और पिलर 1 जो है वो डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बोलता है कि किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो जो होता है और उससे जो कन्फ्लिक्ट्स आते हैं उसको रेगुलेट करेगी इंडिया, अगर इस आईपीईएफ को ज्वाइन करती है। दूसरा जो पिलर है वो बेसिकली बात कर रहा है आपका क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी के बारे में। तो अब आगे का रास्ता क्या है, जो ऑथर है वो भी बोल रहे हैं। तो द रियल चैलेंज फॉर दिस आईपीईएफ, ये देखना होगा कि डिसीजन जो है डोमेस्टिक प्रोसेसेस में किस तरीके से लिए जाते हैं और एक्टिव स्टेक होल्डर्स किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली करते हैं। प्रवेश, इसमें क्या है पता है, एक लाइन में बोला जाए तो हम्म। सबको चाहता है कि क्रॉस बॉर्डर डेटा हो। इंडिया चाहता है कि डेटा लोकलाइजेशन हो, डेटा सोवरेंटी हो। मेरा डेटा, मेरा पब्लिक का डेटा मेरे यहाँ ना होना चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि एग्रीकल्चर का फूड प्रोडक्ट में कितना सब्सिडी मिलना चाहिए, उस पर सब्सिडी कितना इंसेंटिव मिलना चाहिए, प्रमोट कैसे करे। हर एक जो कंट्रीज के अंदर में जो एक फ्री ट्रेड बैरियर है उसको कैसे हम लोग प्रमोट करें, उस पर बात होगा इसमें। टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स, फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ये सब पे बात होगा, क्योंकि हमेशा जो बिग कंट्रीज होता है, डेवलप कंट्रीज, हमेशा ये नॉन टैरिफ बैरियर यूज करता है अपने आप को डोमिनेशन करने के लिए। तो उस पर बात होगा। तो दो तीन चीज़, एक इशू तो है। इंडिया ने चारों पिलर्स को ज्वाइन कर लिया, एग्री कर दिया उसके लिए? मतलब ये आप बता रहे हो ऐसे कि पूछ रहे हो? नहीं, पूछ रही हूँ मैं। नहीं, ऐसे लिखा हुआ ना, देयर इंडिया हैज नॉट जॉइंट पिलर 3। ट्रेड पिलर बात नहीं नॉट किया। ज्वाइंट, अभी ज्वाइन नहीं किया। ट्रेड पिलर आरसीपी था ना, ट्रेड के ऊपर था। ये है सब पिलर के ऊपर में। ये क्लीन इकोनॉमी की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है डिजिटल इकोनॉमी, लेबर, ट्रेड फैसिलिटी, एग्रीकल्चर। तो इन ट्रेड वाला एस्पेक्ट होता है ना, इंडिया कभी ज्वाइन नहीं कर सकता उसमें, बहुत मुश्किल ज्वाइन करेगा, क्योंकि इंडिया कंट्री से कंट्री ट्रेड करना चाहता है, नॉट कंट्री टू कंट्री। हर एक कंट्री से इंडिविजुअली एफटीए साइन करेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। और एक ओवरऑल ग्रुपिंग का पार्ट नहीं बनना चाहता है इंडिया कभी भी। आई थिंक वी हैव फिनिश्ड। हिंदी में से पढ़ लेते हैं। नाउ कमिंग टू द हिंदी न्यूज़पेपर जनसत्ता। ये मैं लिया था, कैसे बचाव कार्य में रैट होल माइनिंग का इस्तेमाल किया गया, और आतंक वित्त पोषण में संकल्प, संगठनों पर 24 घंटे में होगी कार्रवाई, वो कार्रवाई। ये क्या दिया हुआ है ऐसे, जो दिव्या? टेररिज्म को फाइनेंस करते हैं तो उनके रिगार्डिंग यूएन एससी के द्वारा लिस्ट जारी की गई है। तो उनके लिए कहा गया है कि वित्तीय खुफिया एजेंसी एफआईयू के तहत अधिनियम है जो WMD 2005 के तहत, उसके अंदर यूएपीए लगाई जाती है। उन सभी के अंदर धाराएं लगाई जाएंगी और जो पैसे बरामद होंगे उनका इस्तेमाल न किया जाए, और जो हथियारों का प्रसार किया जा रहा है इनके तहत आतंकवादी संगठनों को, उन पर रोक लगाई जाए, जैसे जैविक, रासायनिक, परमाणु सभी हथियार सम्मिलित हैं। तो इसमें कानून दिए हैं कि किस किस अधिनियम के अंदर जो यूएनएससी के साथ हुई है तो यूएपीए धारा अप्लाई होगी। ठीक है। केंद्र दिल्ली सरकार से जवाब तलब।
ये कि नर्सिंग के कोर्स में सिर्फ फीमेल्स को, उम्मीदवारों को ही ज्वाइन कराया जाना चाहिए। तो इसमें ये कहा गया है कि पुरुष और जो तीसरा थर्ड जेंडर होते हैं उनको भी उसके अंदर वो भी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। तो उनके साथ भेदभाव है, इस चीज को नहीं करना चाहिए। समान प्रक्रिया होनी चाहिए सभी के लिए कि नर्सिंग में कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये नहीं कि सिर्फ फीमेल ही ज्वाइन करेगी उसको। ऊर्जा संरक्षण के प्रति एनर्जी वॉइस एनर्जी राइज, जागरूक, ठीक है, जागरूक होने के लिए स्कूल के अंदर स्टार्ट बात किया। कराया गया है ये program। अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया। सस्ते हाँ, इलाज स्कूल्स की के अंदर चुनौती, ये बताओ। इसमें ये है कि भारत में इलाज के लिए इन्होंने अलग अलग, भारत सरकार ने मिशन चलाए हुए जिसमें आयुष्मान भारत हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, आरोग्य योजना, भारत डिजिटल मिशन है। और इसके अलावा इन्होंने केंद्र बनाए हुए जिससे उन्हें दवाइयाँ कम सस्ते में प्राप्त हो सके। पर फिर भी देखने के लिए मिलता है कि नकली दवाइयाँ बाजार में बहुत ज्यादा मिलती है जिसकी वजह से उन्हें फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। तो मिशन के साथ साथ हमें उनके साथ साथ होने वाली जो मुसीबतें हैं उनके लिए भी समाधान ढूंढने चाहिए, क्योंकि नकली दवाइयों के लिए कोई कानून नहीं है स्पेशली अगर देखा जाए तो। उनके ऊपर किस तरह से रोका जाए, उन पर किस तरह से रोक लगाई जाए, या फिर उनके लिए क्या कानून होने चाहिए, इसके ऊपर तरफ भी देख रेख करनी चाहिए कि सिर्फ ठीक, सस्ती दवाइयाँ नहीं, के साथ साथ सही दवाइयाँ भी। यही रॉड डाला गया था, पाइप। स्टेल्थ मिसाइल, युद्धपोत इम्फाल, ले लिए थे इसको। नई ऊर्जा परियोजना में बढ़ी बिजली उत्पादन क्षमता, सही बात है, अरुणाचल रिन्यूएबल। प्रदेश और असम में शुभ निसार योजना करके है, उसके साथ जल योजना। 2050 तक 13.5 लाख करोड़ डॉलर का निवेश जरूरी। तभी जो नेट जीरो है वो मिलेगा। ग्रीन हाउस गैस का जो 40% पूरे विश्व में उत्सर्जन होता है, उनके जो इंडस्ट्रीज उनके लिए है, तो उनका देखा गया है कि उनमें 8 मोस्टली ऐसी इंडस्ट्रीज है जो सबसे ज्यादा योगदान देते हैं, जिसमें इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, अमोनिया, तेल गैस, विमान, जहाजरानी, ट्रक जैसे परिवहन है। इनके लिए स्वच्छ ऊर्जा नियम, स्वच्छ हाइड्रोजन, जहां से उद्योगों का कार्बन निष्कासित होता है उसके लिए जो उसको इस तरह से ना किया जाए, उनके लिए कदम उठाने चाहिए। तो उन चीजों को करने की जरूरत है ताकि इसको कम किया जा सके, ग्रीन हाउस गैसों के इफेक्ट को भी। ठीक है। 6 से अधिक गामा किरण विस्फोटों का पता चला। एस्ट्रोसेट अंतरिक्ष दूरबीन है जो कि नासा ने 2015 में एस्ट्रोसैट। लगाई थी, जिसके थ्रू उन्होंने गामा किरण विस्फोटक GRB के बारे में पता लगाया है। इसमें देखते हैं कि इसे मिनी बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम इसके जीवन काल ऊर्जा की बात करें तो ये इतनी ज्यादा ऊर्जा रिमूव करती है जितना सूर्य अपने पूरे जीवन काल में करेगा, उतनी ही कुछ सेकंड में ऊर्जा निकाल देती, उत्सर्जित होती है इनमें से। तो उसके लिए कि इसके अलावा जो दूसरा मिशन तैयार किया जा रहा है वो है दक्ष। जो चीज एस्ट्रोसेट को 6 साल में पता चली वो उसे 1 साल में पता लगा देगा, वो इतना ज्यादा एडवांस। ठीक। पहली अंतरिक्ष वेधशाला है ये इंडिया की। भारतीय तो नागरिकों के लिए एस्ट्रोसैट ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बॉन्ड्स को, बैंड्स को करते हैं स्टडी। एस्ट्रोसैट ऑर्बिटर है ना वो। आंचल, यू कैन कंक्लूड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द उत्तरकाशी टनल कि उसमें क्या क्या प्रोसेसेस रही थी और मतलब हमने कैसे स्टेप लिए लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। तो आज मतलब हमने 5 न्यू एजेंसीज के बारे में पढ़ा कि जिनका उसमें रोल है, जैसे कि ONGC, SJVNL, RVNL, NHIDCL, THDCL। तो उत्तरकाशी को हम क्लाइमेट चेंज से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो फिर हमने COP 28 की भी बात की, जैसे कि जो कि UAE में हुआ, और
वो क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस करके पेरिस एग्रीमेंट आया, फिर हम उस हिसाब से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे की हाइलाइट्स ये है कि ये एक एक्शन ओरिएंटेड कॉन्फ्रेंस है, देन ग्लोबल स्टॉकटेक इसका मेन गोल है, और लिमिट रखनी है हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की, और लॉस एंड डैमेज फंड में हमें एडेप्टेशन और फाइनेंस पे मोर फोकस करना चाहिए, जिसमें कि आईएफआईज और एमडीबीज का भी रोल रहेगा, और हमें नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को फुलफिल करना है, उसके गोल्स को। तो इसमें हम रीडबलिंग कर सकते हैं एफर्ट्स का, जो कि 3A पे फोकस करता है, दैट इज अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, और वो किस तरीके से किया जाएगा, बाय क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के थ्रू वो कर सकते हैं अभी। तो बाकी और हम क्या कर सकते हैं कि इसके अलावा हम लोग डिजास्टर को वो करने के लिए डिजास्टर रिलीफ स्टेप पे फोकस करना चाहिए। साथ के साथ इंडिया को का भी एक ऐसा होना चाहिए जिसमें टनल एसोसिएशन हो हमारे पास। बाकी हमने मिसाल की बात की, जो कि फर्स्ट रेडार सैटेलाइट है टू ऑपरेट ऑन ड्यूअल फ्रीक्वेंसी, और हाउ इट इज मॉन्यूमेंटल। सो मॉन्यूमेंटली इस तरीके से रहेगा कि ये हमें मेजर करने में हेल्प करेगा, चाहे वो अर्थक्वेक हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड और कोई टॉपिक हो, वोल्केनो, इस तरीके की चीजों में, मतलब ये हम